वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से खंडगत मूल्यांकन से संबंधित रचनाकारों के विषय में जानेंगे। और इस सेक्शन से हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, बाबू गुलाब राय, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन से संबंधित तथ्यों को जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। और अभी कुछ रचनाकार और रह गए हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द ही इन रचनाकारों को समाप्त कर लिया जाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो निराला से संबंधित है। बढ़ते अपने मेन टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का जो मुख्य शीर्षक है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले अगर हम देखें तो निराला जी का गद्य साहित्य निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र, आख्यायिका, जीवनी आदि कई विधाओं में बिखरा हुआ है। आपके प्रमुख निबंध संग्रह है, यानी निराला जी द्वारा रचित जो निबंध संग्रह है वो है प्रबंध पदम 1934, 2 भाग में यह निबंध है, और प्रबंध प्रतिमा 1940 प्रकाशन वर्ष, चाबुक 1951, चयन 1957, संग्रह 1963। तो ये सभी प्रमुख निबंध संग्रह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। उपन्यासों की अगर हम बात करें तो आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चमेली, चोटी की पकड़, काले कारनामे और इंदुलेखा। अगर हम देखें यहाँ से, यानी चमेली, चोटी की पकड़, काले कारनामे और इंदुलेखा, ये चारों क्या है, अधूरे उपन्यास के रूप में हैं। अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती ये चारों पूर्ण उपन्यास है। और सबका प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें तो अप्सरा का 1931 है, अलका का 1933 है, निरुपमा 36, प्रभावती 36, चमेली 41, चोटी की पकड़ 1944, काले कारनामे और इंदु लेखा। आपके कथात्मक रेखा चित्र हैं कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरीहा। तो ये दो जो रचना हैं वो रेखा चित्र के रूप में है। कुल्ली भाट 1939 प्रकाशन वर्ष, बिल्लेसुर बकरीहा 1941 प्रकाशन वर्ष। आपकी समीक्षात्मक कृतियां हैं रविंद्र कविता कानन 1928 प्रकाशन वर्ष, पंत और पल्लव 1949 प्रकाशन वर्ष। आपकी आख्यायिका पुस्तकें हैं लिली 1933 प्रकाशन वर्ष, सखी 1935 प्रकाशन वर्ष, सुकूल की बीवी 1941 प्रकाशन वर्ष, देवी 1948 प्रकाशन वर्ष। अगला तथ्य देख लेते हैं। सखी को ही 1945 ईस्वी में चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित किया गया है। तो ये जो सखी, इनकी जो आख्यायिका है पुस्तक सखी, इसको चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित कराया गया है बाद में। परिवर्तन मात्र इतना ही किया गया है कि चतुरी चमार नामक कहानी को क्रम में सबसे पहले कर दिया गया है। अगला तथ्य है देवी संग्रह की कुल 10 कहानियों में 9 पुराने संग्रहों से ली गई है और एक कहानी जानकी नई है। आपने कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक पुरुषों की जीवनियाँ भी लिखी हैं। भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म और महाराणा प्रताप की जीवनियाँ बालकों तथा अन्य जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी हैं। अगला है उपयुक्त मौलिक कृतियों के अतिरिक्त आपने आनंदमठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, कृष्णकांत काबिल, युगलांगुली, देवी चौधरानी, राजरानी, विषवृक्ष, राज सिंह आदि कई बांग्ला उपन्यासों का अनुवाद भी किया है। आपके 2 नाटक और उपन्यास प्रकाशित भी हैं। अब आपका संपूर्ण गद्य साहित्य निराला रचनावली खंड 3, 4, 5, 6, 7, 8 में एक साथ प्रकाशित हो गया है। खंड 3 में निराला के पहले चरण में लिखे गए उपन्यास यानी अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा संकलित हैं। तो निराला रचनावली के खंड 3 में इनके 4 उपन्यास संग्रहित हैं। खंड 4 में अगर हम देखें तो इसमें दूसरे चरण के उपन्यास यानी कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरीहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा संकलित हैं। उपन्यासों में अंतिम 4 जो हैं वो अधूरे हैं, जैसे हमने देख लिया था पहले भी। खंड 5 की अगर हम बात करें तो इसमें निराला की आलोचनाएं, पुस्तकाल तथा स्फुट निबंधों एवं संपादकीय टिप्पणियों के रूप में संकलित है। खंड 6 में भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप की जीवनियाँ हैं और कुछ शिक्षाप्रद कहानियाँ भी हैं। खंड 8 की बात करें तो इसमें पूरा कथाएं हैं, रामायण की अंतरकथाएं और महाभारत और पत्र संकलित हैं। इस प्रकार निराला का गद्य साहित्य कम नहीं है, परिमाण और वैशिष्ट दोनों ही दृष्टियों से वह महत्वपूर्ण है। निराला जी मौलिक विचारक थे। उनके निबंधों में साहित्य और काव्यकला आदि के संबंध में उनकी निजी मान्यताएं व्यक्त हुई हैं। उनके गद्यकार व्यक्तित्व के विविध रूपों का विश्लेषण करने के पूर्व उनकी साहित्यिक मान्यताओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। अब हम देखेंगे निराला की साहित्यिक मान्यताएं क्या कुछ हैं।
साहित्य के संबंध में प्रांतीय साहित्य सम्मेलन फैजाबाद के अधिवेशन में टंडन जी के भाषण का जवाब देते हुए निराला जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा है, साहित्य दायरे से छूट कर ही साहित्य है। साहित्य वह है जो साथ है, वह जो संसार की सबसे बड़ी चीज़ है। साहित्य लोक से, सीमा से, प्रांत से, देश से, विश्व से ऊंचा उठा हुआ है, इसलिए वह लोकोत्तर आनंद दे सकता है। लोकोत्तर का अर्थ है लोक जो कुछ देख पड़ता है, उससे और दूर तक पहुंचा हुआ। ऐसा साहित्य मनुष्य मात्र का साहित्य है। भावों से केवल भाषा का एक देशगत आवरण उस पर रहता है। प्रबंध प्रतिमा। निराला जी इसलिए साहित्यकार को राजनीतिज्ञ, धर्मशास्त्री या समाज सुधारक से बहुत ऊंचा मानते हैं। साहित्य का आदर्श, साहित्य का विकास, हमारा वर्तमान काव्य, साहित्य और जनता, समस्यामूलक साहित्य, साहित्य का चरित्र आदि निबंधों में आपने साहित्य संबंधी अनेक प्रश्नों पर विचार किया है। आपने साहित्य को व्यापक मानवीय आधार पर प्रतिष्ठित करने पर बल दिया है। आपने साहित्य में सत्य की प्रतिष्ठा का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा है, सत्य वही है जो मनुष्य मात्र में है। ज्ञान में हिंदू मुसलमान नहीं, विस्तार ही जीवन है। फैलकर अपनी प्रतिभा, कर्म, अध्ययन, उदारता से समस्त ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए। साहित्यिक उत्कर्ष और मुक्ति का यही मार्ग है। लगभग यही बात आपने हमारा वर्तमान काव्य शीर्षक निबंध में कही है। आपकी दृष्टि में साहित्य की आत्मा काव्य है और काव्य की आत्मा पूर्णता। यह पूर्णता सारे भेदों से ऊपर उठकर मनुष्यता को अपनाने से ही प्राप्त हो सकती है। आप कहते हैं, यह आज हमारे सामने एक दूसरा ही प्रश्न साहित्य के भीतर से हल होने के लिए आया है। वह है प्रसार। इतना कि समस्त विश्व के मनुष्य हमारी मनुष्यता के दायरे में आ जाए, हर तरह कर्म, वाणी और मन से भी। यही क्रिया हमें संसार के मनुष्यों की आंखों में उठा सकती है और यही क्रिया हमारे काव्य में हो चली है। स्पष्ट है कि निराला जी साहित्य में पूर्णता और सत्य को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और यह सत्य तथा पूर्णता मनुष्यता का ही पर्याय है। इस मनुष्यता का दायरा इतना बड़ा है कि देश और काल की सीमाओं से उत्पन्न सारे भेद यहाँ समाप्त हो जाते हैं। साहित्य की यह मनुष्य धर्मिता ही उसे राजनीति, समाज सुधार, अर्थनीति तथा धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठाकर विश्व जनीन बनाती है। अगला जो उपशीर्षक है वो है काव्य कला। निराला जी काव्य कला को सौंदर्य की पूर्ण सीमा मानते हैं। वह केवल वर्ण, शब्द, छंद, रस, अलंकार या ध्वनि के पृथक सौंदर्य में सीमित नहीं हो सकती। उसका सौंदर्य इन सभी के सामंजस्य में है। जैसे फूल की पूरी कला के लिए जड़, तना, डाल, पल्लव और रंग, रेणु, गंध सभी कुछ अपेक्षित है, वैसे ही काव्य कला के लिए शब्द, रस, ध्वनि, अलंकार, छंद आदि सभी कुछ आवश्यक है। प्रबंध प्रतिमा में वो ये तथ्य उद्घाटित कर रहे हैं। अगला तथ्य है, निराला जी ने अपनी कलाकृतियों में कला की इस पूर्णता का सदैव ध्यान रखा है। इस पूर्णता की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए मूर्ति विधान आवश्यक है। निराला जी के शब्दों में प्रायः सभी कलाओं के लिए मूर्ति आवश्यक है। अप्रतिहत मूर्ति प्रेम ही कला की जन्मदात्री है। जो भावनापूर्ण सर्वांग सुंदर मूर्ति खींचने में जितना कृतविद्य है, वह उतना बड़ा कलाकार है। निराला जी ने अपनी समीक्षाओं में भी पूर्ण चित्र अंकन की शक्ति को ही सराहा है। अगला तथ्य है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता उन्हें इसलिए अच्छी लगती है कि उसमें चित्रों में जीवन की स्फूर्ति मिलती है। तुलसी की महत्ता उन्हें इसलिए मान्य है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म गतियों और चेष्टाओं का अंकन करने में वे किसी से भी ऊन नहीं है। स्वयं अपनी कला का विवेचन करते हुए भी निराला जी ने रूप चित्र की पूर्णता पर ही बल दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो ऊन है ये पुस्तक में भी इसी तरीके से इसी रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या शब्द आना चाहिए, उचित शब्द क्या हो सकता है, जैसे तुलसी की महत्ता उन्हें इसलिए मान्य है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म गतियों और चेष्टाओं का अंकन करने में वे किसी से भी ऊन नहीं है, मेरे ख्याल से कम नहीं है होना चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या तात्पर्य है ऊन का, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर आप के लिए कोई कोश में अगर आप कहीं देखते हैं इसका कोई अर्थ हो, क्योंकि पुस्तक में ये या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या सच में इसका कोई अर्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम नहीं है होना चाहिए। ठीक है, स्वयं अपनी कला का विवेचन करते हुए भी निराला जी ने रूप चित्र की पूर्णता पर ही बल दिया है। आवृत सरसी उड़ सरसिज उठे, केशर के केश कली के छूटे, स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया, सखी वसंत आया। उपर्युक्त कविता की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, सरसी के हृदय के ढके हुए कमल उठाए, कली के केसर के केश छूट गए, पृथ्वी का स्वर्ण शस्यांचल लहराने लगा। सरसी, कली और पृथ्वी पर्सोनिफाइड यानी स्त्री रूप में निर्वाचित हैं। पहले तीनों का अलग अलग सौंदर्य देखिए। सरसी के हृदय के ढके हुए कमल उठाएं यानी अश्लीलता वर्जित इंगित है, स्पष्ट है सरसी नवयौवना हो गई है।
कली के केसर के केश छूट गए हैं, स्पष्ट है कि कली खुल गई है, यह यौवन का स्पष्टीकरण है। पुनः कली के रेणु मिश्रित बाल देख पड़ते हैं, उसका मुंह मधु की ओर है, संसार की ओर वह पीठ किए हुए है, यह उसकी पवित्रता की छवि है। पृथ्वी का सोने सा चमकता सस्यांचल लहराने लगा। इन तीनों मूर्तियों के सौंदर्य प्रकरण अलग अलग हैं। अब सरसी, कली और पृथ्वी को निकालकर इन्हीं उपकरणों से बनी एक वसंत प्रकृति स्त्री को देखिए, पूरा रूप बन जाएगा। कहना ना होगा कि निराला की दृष्टि में काव्य कला की सार्थकता जीवन की स्थितियों और गतियों के पूर्ण एवं रमणीय मूर्ति विधान में ही है। अगला है काव्य का प्राण तत्व यानी मुक्ति की चेतना। निराला जी काव्य को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त देखने के अभिलाषी थे। वे काव्य की मुक्ति में मनुष्य की मुक्ति चेतना की झलक पाते थे। वैदिक कविता उन्हें इसलिए मनोहर लगती थी कि उसमें किसी प्रकार के बंधनों को स्वीकार नहीं किया गया। वह कविता एक वीरवान जाति के स्वतंत्र जीवन के सहज संगीत के रूप में रची गई है। वे आधुनिक हिंदी कविता को भी इसी प्रकार छंद आदि के बंधनों से पूर्णतः मुक्त करना चाहते थे। परिमल की भूमिका में वे लिखते हैं, साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है। इस तरह जाति के मुक्ति प्रयास का पता चलता है। धीरे धीरे चित्रप्रियता छूटने लगती है। मन एक खुली हुई प्रशस्त भूमि में विहार करना चाहता है। कहना ना होगा कि यह मुक्त होने की भावना निराला के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। यही विशेषता उनके समूचे साहित्य में व्याप्त है। वे कहीं बंध नहीं सके हैं। सामंजस्य में सौंदर्य देखने वाले निराला साहित्य में तो मुक्ति और बंधन में सामंजस्य योग घटित करने में सफल हो सके हैं, किंतु जीवन में यह योग घटित ना हो सका। जीवन के बंधनों को तोड़कर वे मुक्त हो गए, किंतु वह मुक्ति उनके लिए महंगी पड़ी। जड़ बंधनों को महत्व देने वाला समाज इस विराट मुक्त पुरुष को न पहचान सका और निराला का व्यक्तित्व और एक हद तक उनका साहित्य भी अपरिभाषित रह गया। किसी के लिए वे बहुवस्ती स्पर्शनीय प्रतिभा के धनी, किसी के लिए महाप्राण, किसी के लिए क्रांतिकारी चेतना के अग्रदूत, किसी के लिए आत्महंता और किसी के लिए अपराजयी पौरुष के मूर्त रूप बनकर रह गए। अगला है निबंधकार निराला। निबंधकार निराला की अगर हम बात करें तो निराला का निबंध साहित्य वैबुध्यपूर्ण है। इसमें साहित्य का विवेचन है, अपनी और अन्यों की कला की व्याख्या है, साहित्य के अंगों का निरूपण है, भाषा संबंधी प्रश्नों का विश्लेषण है तथा युग चेतना को उद्वेलित करने वाले अनेक गंभीर प्रश्नों का निर्वचन भी है। निराला ने संस्मरण, विवाद, इंटरव्यू आदि विधाओं को भी इसी के भीतर समाविष्ट कर लिया है। ये निबंध किसी निश्चित योजना के आधार पर नहीं लिखे गए हैं। गद्य की विधाओं की कलात्मक मर्यादा के अनुसार ये अलग अलग भी किए जा सकते हैं। आज इंटरव्यू, संस्मरण आदि को पृथक मान्यता प्राप्त हो गई है। सामान्यतः इन्हें निबंधों के परिवार में ही सम्मिलित किया जाता है। निराला जी के साहित्य और काव्य संबंधी विचारों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त जो विचार उनके निबंधों में व्यक्त हुए हैं उनमें दो बातें प्रधान हैं, साहित्यकार की प्रतिष्ठा और सामाजिक रूढ़ियों का तिरस्कार। हिंदी भाषा का प्रबल समर्थन भी निराला जी के निबंधों में एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। उनके निबंध मूलतः विचारात्मक हैं, किंतु उनमें भावात्मक चित्रों एवं अलंकारिक गद्य विधान की भी कमी नहीं है। इन निबंधों में निराला जी का व्यक्तित्व पूर्णतः व्यंजित हुआ है। उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, मुक्तता, कलानुराग, दार्शनिकता और राष्ट्रप्रेम कहीं उनके विचारों के प्रेरक बनकर और कहीं उनके व्यक्तित्व की भंगिमा के अंग बनकर साकार उठे हैं। निराला जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दृढ़ता है। यह दृढ़ता उनके विचारों को आकर्षक बनाती है। उनका अध्ययन उनके कथन को विश्वसनीय बना देता है। इन दृष्टि से निराला जी के निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगला है आलोचक निराला। निराला जी रविन्द्र कविता कानन तथा पंत और पल्लव इन दो कृतियों में आलोचक रूप में हमारे सामने आते हैं। इन कृतियों के अतिरिक्त उनके अनेक समीक्षात्मक निबंध हैं जिनमें उनका आलोचक रूप लक्षित होता है। निराला में कला के मर्म को परखने की अद्भुत क्षमता है। वे भाव, भाषा, छंद, लय, संगीत तथा इनके सामंजस्य से संगठित सौंदर्य सृष्टि के मूल्य और प्रभाव को लक्षित करने में प्रवीण है, किंतु उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता संतुलन का अभाव है। रविन्द्र की कविता को मूल बांग्ला में पढ़कर उसका आस्वादन करने वालों में निराला अग्रणी थे। रविन्द्र के काव्य सौंदर्य को उन्होंने पूर्णतः परखा था। रविन्द्र के प्रति उनके मन में एक स्पर्धा का भाव है और यह भाव उनकी आलोचना में झलक मार जाता है। रविन्द्र का मूल्यांकन शांतिप्रिय द्विवेदी ने भी किया है और अभिभूत होकर किया है। निराला ने उनके महत्व को सहज भाव से स्वीकार करते हुए भी उनकी दुर्बलताओं की ओर इंगित किया है और स्वयं वह देने की चेष्टा की है जो रविन्द्र में नहीं है। पंत की आलोचना उन्होंने शुभ्रमन से की है। 1934 ईस्वी में पंत की ज्योत्सना के संबंध में विचार करते हुए जिस निराला ने लिखा था वो लिखते हैं, श्री सुमित्रानंदन पंत की ज्योत्सना भी मैंने देखी है। वे जैसे प्रतिभाशाली सुकुमार कवि हैं, ज्योत्सना उनके अनुरूप ही है। कवि, काव्य और विचार दोनों का उत्कृष्ट सामंजस्य
इसमें हैं। वहीं निराला पंत और पल्लव में लिखते हैं, यह दोष पंत जी की तमाम कविताओं में है, और यह केवल इसलिए कि वह पंक्ति चोर हैं, भाव भंडार के लूटने वाले डाकू नहीं, छपने के लिए एक चुल्लू से ज़्यादा नहीं चाहते, शायद हज़म ना कर सकने का खौफ करते हैं। तो पंत जी के विषय में निराला की यह टिप्पणी ज्योत्सना को लेकर अलग है, और पंत और पल्लव में जो पल्लव की भूमिका, पल्लव को लेकर उनकी जो मान्यता है उसके संबंध में विचार जो है वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आप लोगों के लिए, निराला जी का पंत जी के संदर्भ में जो मत है। ठीक है, आलोचक के रूप में निराला का यह असंतुलन उनकी स्थायी वृत्ति नहीं है। जहाँ कहीं वे स्वस्थ चित्त होकर काव्य सौंदर्य का उद्घाटन करते हैं, वहाँ उनका आलोचक अत्यंत सजग और संवेदनशील रूप में सामने आता है और उनका मूल्यांकन हमें चकित कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास और कवींद्र रविंद्र की तुलना करते हुए वे कहते हैं, गोस्वामी जी का काव्य चमत्कार भक्ति के भीतर से है, वह भक्त कवि हैं। कवींद्र रविंद्रनाथ मानवीय स्फूर्ति के भीतर से गुजरे हुए हैं, वह केवल कवि हैं। भक्ति के भीतर से गोस्वामी तुलसीदास का जो लक्ष्य रहा, मानवीय स्फूर्ति, सौंदर्य और भावनाओं के भीतर से, वही रविंद्रनाथ का भक्ति रस से परिप्लावित हो लोकोत्तर आनंददायक चित्रों के खींचने में तुलसीदास अद्वितीय हैं। अपार सौंदर्य और विराट चित्रण के भीतर से काव्य और दर्शन का रंग चढ़ाकर चित्रांकन करते हुए सत्य के द्वार तक ले जाने में रविंद्रनाथ अद्वितीय। कहना ना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास और कवींद्र रविंद्र के काव्य की केंद्रीय चेतना का यह विश्लेषण अत्यंत सटीक और सारगर्भित है। मध्यकालीन भक्त कवियों के अतिरिक्त खड़ी बोली के कवियों अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथुराम शंकर शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल, रूप नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि की जो संक्षिप्त समीक्षा निराला जी ने की है, वह इन कवियों के वैशिष्ट निरूपण की दृष्टि से आज भी प्रासंगिक है। मेरे गीत और कला शीर्षक से निराला जी ने एक आलोचक की हैसियत से स्वयं अपनी कला का जो विवेचन किया है, वह प्राचीन पद्धति के मर्मी तथा आधुनिक शैली वैज्ञानिक समीक्षा के अग्रणी दोनों ही प्रकार के आलोचकों को चकित कर देने वाला है। यह विवेचन वर्ण विषय, सौंदर्य, वर्ण संगीत, काव्यार्थ, पद विन्यास, शब्द लालित्य, लाक्षणिक प्रयोग, वक्रता, रूप, चित्र, भावान्विति आदि सौंदर्य विधायक तत्वों के सूक्ष्म विवेचन पर आधारित है। कहना ना होगा कि निराला का आलोचक व्यक्तित्व उनके कवि व्यक्तित्व का पूरक और प्रतिस्पर्धी है। उनके इस रूप के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। कथाकार निराला, कथाकार के रूप में निराला जी का कृतित्व महिमामय है। उनका कथा साहित्य है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, चमेली, काले कारनामे, इंदुलेखा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरीहा, लीली, सखी आदि। अप्सरा की बात करें तो 31 इसका प्रकाशन वर्ष है, अलका 1933, प्रभावती 36, निरुपमा 36, चोटी की पकड़ 1944, कुल्ली भाट 1939, बिल्लेसुर, बकरीहा ये दोनों क्या है, रेखा चित्र हैं 1941। लीली और सखी जो है वो आख्यायिका है, न केवल परिणाम में वरन महत्ता में भी विशिष्ट स्थान का अधिकारी है। निराला जी ने स्वच्छंदता, नारी जीवन की उज्ज्वलता तथा रहस्यमयता एवं प्रेम के शुद्ध एवं विकृत रूपों की अभिव्यक्ति के साथ साथ सामाजिक जीवन की कुरूपता पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखा है। उनके उपन्यास मूलतः स्वच्छंदतावादी भावभूमि पर लिखे गए हैं, किंतु उनमें प्रगतिशील विचारधारा के सूत्र भी बिखरे हुए हैं। कथात्मक रेखा चित्रों यानी कुल्ली भाट और बिल्लेसुर, बकरीहा में उनका सामाजिक यथार्थ की ओर स्पष्ट झुकाव लक्षित होता है। इनमें उन्होंने लघुता की ओर दृष्टिपात ही नहीं किया है, वरन लघुता को महत्व भी दिया है। अप्सरा उपन्यास में मूलतः वैश्या की समस्या उठाई गई है। तालुकदारों एवं सरकारी कर्मचारियों का वासनामय घृणित जीवन भी चित्रित किया गया है। साथ ही सामाजिक जीवन के रूढ़िगत संस्कारों के प्रतीकों तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण के कुछ प्रतिनिधियों को भी मंच पर लाया गया है। कथाकार विदुषी वेश्या को किसी प्रकार भी हीन नहीं समझता। कनक सोचती है, क्या वह मनुष्य नहीं है? अब तक मनुष्य कहलाने वाले समाज के बड़े बड़े अनेक लोगों के जैसे आचरण उसने देखे हैं, क्या वह उनसे किसी प्रकार भी पतित है? निराला जी ने समाधान भी कर दिया है, आदमी आदमी है और ऊंचे शास्त्रों के अनुसार सब लोग एक ही परमात्मा से हुए हैं। अपने इसी सिद्धांत को महत्व देते हुए वे कनक यानी वेश्यापुत्री का विवाह राजकुमार जैसे कुलीन व्यक्ति से करवाते हैं। इस प्रकार वे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
अलका में भी कथाकार ने जीवन की यथार्थता को विस्मृत नहीं होने दिया है। जिंदारों की वासना और अत्याचार, नारी की व्यवस्था, किसानों की निरीहता और मजदूरों का दैन्य सब कुछ इसमें साकार हुआ है। भाषा स्थल स्थल पर अधिक काव्यमयी हो गई है। नारी की दिव्यता एवं उच्चता का चित्रण मनोयोग पूर्वक किया गया है। इसमें निराला जी का प्रगतिशील दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट हुआ है। विजय और अजित का सन्यासी वेश में किसानों में शिक्षा के प्रचार द्वारा जागृति उत्पन्न करना, स्वयं अलका का मजदूरों के बीच शिक्षा का प्रचार करना, स्नेह शंकर द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता को अपूर्ण घोषित करना, ऐसे अग्रगामी कदम हैं जो लेखक के क्रांतिकारी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है निरुपमा। निरुपमा मूलतः बेकारी की समस्या को सामने रखा गया है। साथ ही ग्रामीण जीवन की संकीर्णता, सामाजिक रूढ़ियाँ, ब्रह्म समाज का उदार दृष्टिकोण, विवाह की समस्या, जमींदारों का अत्याचार भी सहृदयता के साथ दिखाया गया है। उपन्यास का प्रमुख आकर्षण निरुपमा की सृष्टि है। उसकी व्यवस्था, उदारता एवं मानसिक संघर्ष चित्रित करने में निराला जी ने अपनी सजग कला चेतना का परिचय दिया है। किसानों का दैन्य तो मानो स्वयं अपनी आत्मकथा कहने लगा है। किसी तरह लाज बचाई है, आषाढ़ का महीना है, अनाज नहीं रहा, 6-6 रुपये वाले खेत के 3 साल में 18-18 रुपये पड़ने लगे। डेयरी का अनाज तुम्ही से लें, नज़र निगाह ऊपर से कहाँ तक दें, खेत ना जोतें तो नहीं बनता पापी पेट। यह चित्र प्रेमचंद की याद दिलाता है। कुमार के चरित्र की दृढ़ता भी कम आकर्षित नहीं करती। उसका जीवन संघर्ष पाठक को प्रेरणा देता है। निरुपमा के प्रेम में रोमांस की प्रवृत्ति प्रधान होते हुए भी लेखक सामाजिक यथार्थ के प्रति उदासीन नहीं है। उसका झुकाव संघर्षशील और प्रगतिवादी प्रवृत्तियों की ओर स्पष्ट लक्षित होता है। अगला है चोटी की पकड़। इसमें बंगाल के जमींदारों की अय्याशी, प्रजा पर अत्याचार तथा महलों की रंगरेलियों का बड़ा ही सजीव वर्णन है। कथाकार ने जीवन की दोनों भूमियों, अमीरी और गरीबी की विषमता का सुंदर चित्रण किया है। निराला इसे 4 खंडों में लिखना चाहते थे। इसके माध्यम से वे स्वदेशी आंदोलन का सच्चा चित्र खींचना चाहते थे, किंतु एक ही खंड वे लिख सकें और उनका संकल्प अधूरा रह गया। प्रभावती ऐतिहासिक रोमांस है। इसमें मध्य युग के सामंत जीवन की झलक देखी जा सकती है। इतिहास कम, कल्पना अधिक है। वीरता का वैयक्तिक रूप, वंशगत अभिमान, जातिगत उच्चता और नीचता, वीर पूजा का विकृत रूप, पुरुषों की वासना, सामंतों की ईर्ष्या और एवं अधिकार लोलुपता, राष्ट्रीय भावना का अभाव, नारियों का स्फूट शौर्य, आतंकित प्रजा की निरीहता, विदेशियों का संगठित आक्रमण आदि सभी कुछ इसमें मूर्त किया गया है। विशेषता यह है कि कथाकार आधुनिक धर्मांधता एवं ढोंग को नहीं भूल सका है। पंडित शिव स्वरूप अपने प्रकृत रूप में प्रकट होते हैं। हे जमुना सब ढोंग है, रामनाथ नामनाथ जितने हैं सब, किसके घर का नहीं खाते। बेसन के लड्डू में चना नहीं है, जजमान परसते हैं, सब खाते हैं और जजमान खाते वक्त छू छू कर परसते हैं। हलवाई की बनाई पूरी नहीं खाते हैं, अब छूत कुछ सड़क से आती है, एक लोक दिखावा है। यहाँ भी वे इतिहास के आवरण को हटाकर यथार्थ को अनावृत कर देते हैं। चतुरी चमार, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया में निराला जी का यथार्थवादी दृष्टिकोण उभर आया है। इन रेखाचित्रों में निराला जी ने ग्रामीणों के साधारण जीवन को चित्रों को असाधारण स्वाभाविकता के साथ चित्रित किया है। कुल्ली भाट में निराला जी ने पूरे युग पर बड़ा गहरा व्यंग किया है। कुल्ली भाट एक साधारण व्यक्ति है। लेखक ने पूर्णतः तटस्थ रहकर उसके जीवन चित्र का अंकन करके समाज के विशिष्ट माने जाने वाले तत्वों का खोखलापन मूर्त कर दिया है। बिल्लेसुर बकरिया में अवध का ग्रामीण जीवन सजीव हो उठा है। सामाजिक रूढ़ियाँ, धार्मिक ढोंग, विचार संकीर्णता एवं आर्थिक दीनता का बड़ा ही यथार्थ रूप खींचा गया है। जो सामाजिक दृष्टि से हीन है वे विधवा की अबोध कन्या से लासा लगाते हैं और अंत में उसे स्वयं विधवा छोड़कर धर्म की रक्षा करते हुए स्वर्ग से जा जाते हैं, या दोस्त की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार को अपना बना लेते हैं। और जो समाज में ऊंचे हैं वे सब बने हुए हैं, असल में बड़े हैं नहीं। निराला का यह अनुभव ज्ञान है। इसकी भाषा की सजीवता और व्यावहारिकता तो हिंदी गद्य साहित्य में अकेली है। काले कारनामे में भी अधूरा रह गया है। काले कारनामे भी अधूरा रह गया है। इसमें भी ग्रामीण जीवन का यथार्थ, जमींदारों के आपसी झगड़े, पुलिस का अत्याचार, लोगों की गुटबंदी, गरीबों का शोषण आदि चित्रित है। चमेली के कुल 8 पृष्ठ ही लिखे जा सके हैं। यदि यह उपन्यास पूरा होता तो निराला ग्रामीण जीवन के श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में उभर कर सामने आते। इंदुलेखा के कुल 4 पृष्ठ लिखे गए थे। यह कहना कठिन है कि पूरा होने पर इसका स्वरूप क्या होता। निराला की आरंभिक कहानियाँ कल्पना प्रधान हैं। क्रमशः वे जीवन यथार्थ की ओर अग्रसर होते गए हैं। उनका सामंत विरोधी जनवादी रूप निखरता गया है। श्याम कहानी से किसान सुधुआ जमींदार दयाराम के बेंत की मार से दम तोड़ देता है। चतुरी चमार कहानी से अधिक कथात्मक रेखा चित्र है।
कथात्मक रेखा चित्र है। इसमें निराला का स्वयं का जीवन भी अंकित है। इसमें भी जमींदारों के अत्याचार और शोषण का पर्दाफाश किया गया है। चतुरी को हर साल एक जोड़ा जूता जमींदार के सिपाही को मुफ्त देना पड़ता था। जमींदार द्वारा झूठा दावा दायर किया जाता है। चौधरी मुकदमा हार जाता है, किंतु वह प्रसन्न है क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा सत्य मालूम हो गया है कि जमींदार के सिपाही को जूता देने वाली बात वाजिब उल अर्ज में दर्ज नहीं है। राजा साहब को ठेंगा दिखाया गया। इस कहानी में पद्मदल के राजा साहब द्वारा एक गरीब ब्राह्मण विश्वंभर भट्टाचार्य के उत्पीड़न का यथार्थ चित्र खींचा गया है। इसी प्रकार की अन्य कहानियों में भी निराला ने सामाजिक अन्याय का विरोध किया है। निराला ने आर्थिक उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव दोनों को स्पष्ट विरोध किया है। चतुरी चमार में उनकी पूरी सहानुभूति गांव के दलितों को प्राप्त हुई। तात्पर्य यह है कि उपन्यासों की भांति कहानियों के क्षेत्र में निराला का यथार्थबोध क्रमशः परिपक्व होता गया है। सामान्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो निराला के उपन्यासों में कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं भी हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती हैं। इन विशेषताओं के आधार पर हम उनके उपन्यासों के संबंध में एक निश्चित धारणा बना सकते हैं। निराला के प्राय सभी उपन्यास यानी कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरीहा के अतिरिक्त स्त्री पात्रों के नाम पर लिखे गए हैं और मुख्य रूप से स्त्री पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं को ही व्यक्त करते हैं। सभी उपन्यास चरित्र प्रधान कहे जा सकते हैं। नारी चरित्र अधिक उज्ज्वल और क्रियाशील है। प्रेम का प्राधान्य सामान्यतः सभी में है। शुद्ध प्रेम की उच्चता को उत्कर्ष देने के लिए वासना में प्रेम का भी चित्रण किया गया है। सभी में काव्यत्व का प्राधान्य है। कहीं कहीं तो कादम्बरी के काव्यात्मक वर्णनों की याद आ जाती है। सभी में कथाकार की दृष्टि सामाजिक समस्याओं की ओर रही है। कहीं उनका स्पर्श और संकेत मात्र है और कहीं प्राधान्य। वस्तुतः निराला का कथा साहित्य उनके व्यक्तित्व की दुहरी चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। निराला कवि हैं, स्वच्छंद हैं, मुक्त जीवन के अभिलाषी हैं, सामाजिक जीवन की रूढ़िग्रस्त नैतिकता के प्रति विद्रोही हैं। उनकी कला चेतना रोमांटिक है। यह उनके व्यक्तित्व का एक पटल है। उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा पटल संघर्षशील और यथार्थवादी प्रवृत्तियों को महत्व देता है। वे क्रमशः रोमांस प्रियता से चलकर सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख है। इसलिए श्री गंगा प्रसाद पांडे ने बहुत ठीक लक्षित किया है। अप्सरा से अलका में और प्रभावती से निरुपमा में पहुँचते पहुँचते निराला जी की कवित्वमयी रोमांटिक वृत्ति बहुत क्षीण पड़ती गई है। वे भावुक कल्पना जगत को छोड़कर जीवन के सहज व्यवहारिक धरातल पर आरूढ़ हो गए हैं। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरीहा में पुरुष पात्रों का प्राधान्य है और कलाकार का दृष्टिकोण यथार्थवादी हो गया है। ये उपन्यास से अधिक स्केच हैं। स्वयं लेखक इन्हें प्रगतिशील साहित्य का नमूना मानता है। नायकत्व जीवन के सामान्य पात्रों को दिया गया है। इनमें समाज पर बड़ा गहरा व्यंग किया गया है। पत्रकार निराला के विषय में अगर हम देखें तो निराला का पत्रकार व्यक्तित्व भी कम गरिमामय नहीं है। उनका संबंध कई पत्रों से था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया था। मतवाला के संपादक मंडल में रहकर चाबुक और कसौटी स्तंभों का नियमित लेखन किया था और सुधा में लंबी अवधि तक संपादकीय लिखा था। यही नहीं, रंगीला नामक पत्र के तो वे संपादक, लेखक और प्रूफ रीडर सभी कुछ थे। सुधा में लिखित संपादकीय टिप्पणियाँ उनके सामाजिक राजनीतिक विवेक और प्रगतिशील जीवन दृष्टि की साक्षी हैं। निरावल्ला रचनावली 6 में यह टिप्पणियाँ प्रकाशित हैं। इन टिप्पणियों का संबंध जीवन के विविध संदर्भों से है। शायद ही जीवन का कोई ऐसा संदर्भ हो जिस पर निराला की दृष्टि ना गई हो। साड़ी की महिमा, क्रीड़ा, जहरीला घी और तेल और तथा विवाह की उम्र जैसे सामान्य विषयों से लेकर इंग्लैंड और भारत का संबंध, समाज और मनुष्य, राजा और प्रजातंत्र, साम्राज्यवाद तथा सत्याग्रह, विज्ञान और वैज्ञानिक पत्रकला, राष्ट्रसंघ में रूस, शिक्षा दर्श पर रविंद्रनाथ, साहित्य तथा लेखकों का संकट, हमारे हिंदू और मुसलमान, किसान और उनका साहित्य, राजनीति के लिए सामाजिक योग्यता जैसे राजनीति, समाज, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर निराला ने समान अधिकार से लेखनी चलाई है। विज्ञान और वैज्ञानिक पत्रकला शीर्षक टिप्पणी में आपने लिखा है, यह निर्विवाद है कि समाचार पत्र शिक्षा के सबसे सुगम और सरल साधन है। इनका आश्रय लेने में न व्यय का अधिक्य है, न विवाद की आशंका। इनके द्वारा ज्ञान की उपलब्धि में न कटुता होती है, न कठोरता, न नियंत्रण होता है, न स्वातंत्र हानि, न डंडे का डर रहता है, न डांट डपटों का त्रास। ये सभी गुण पुस्तकों में भी उपस्थित रहते हैं, परंतु समाचार पत्रों में पुस्तकों से अधिक विशेषता है। पुस्तक प्राप्त ज्ञान पुराना भी पढ़ सकता है, परंतु समाचार पत्रों द्वारा उपलब्ध विद्या में यह अड़चन नहीं है। समाचार पत्रों की उपयोगिता का यह एक सामान्य दर्शन है। स्वयं निराला ने अपनी टिप्पणियों के माध्यम से न केवल जनता को शिक्षित किया है, वरन उसे अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया है। शासन तंत्र के अत्याचारों और अनीतियों का विरोध किया है, सामाजिक न्याय के पक्ष में आवाज़ उठाई है, बेकारों और मजदूरों की समस्याओं के समाधान का मार्ग दिखाया है, देश की स्वतंत्रता के लिए साहस, त्याग और बलिदान की आवश्यकता पर बल दिया है, समाज के सभी वर्गों, जातियों और धर्मों की एकता का प्रतिपादन किया है और सब मिलाकर मानवता के एक सजग प्रहरी के रूप में उसके विकास की संभावनाओं का दिशा निर्देश किया है।
बेकारी शीर्षक टिप्पणी में आपने लिखा है, रूस ने पिछले पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी उत्तमता से अपनी बेकारी और दरिद्रता नष्ट कर दी। वहाँ के किसान मजदूर अपने को मनुष्य और संपन्न समझने लगे। तब वास्तव में यह बात माननी पड़ेगी कि यदि पूंजीवाद का अस्तित्व मिट जाए तो भारत बेकारी से बच सकता है। यहाँ पर स्मरणीय है कि निराला ने यह टिप्पणी मई 1933 की सुधा में लिखी है। इसी प्रकार किसान और उनका साहित्य शीर्षक टिप्पणी में वे लिखते हैं, देश की सच्ची शक्ति इसी जगह है। जब तक किसानों और मजदूरों का उत्थान न होगा तब तक सुख और शांति का केवल स्वप्न देखना है, परंतु यह कार्य जितना सीधा दिखाई देता है इसका करना उतना ही कठिन है। यहाँ उन कार्यकर्ताओं का त्याग है जो अखबारों में नाम छपवाने के भूखे नहीं हैं, उन पक्के सिद्धांत वालों का काम है जो सत्य ही अपने गरीब भाइयों को प्यार करते हैं, उन समझदारों की आवश्यकता है जो जाति वर्ण के अज्ञान को शिक्षा की अग्नि से जलाकर शुद्ध तथा समदर्शी हो गए हैं। इन सच्चरित्रों की जरूरत है जिनकी महत्ता की छाप शिक्षा लेने वालों पर पड़े। तात्पर्य यह है कि एक पत्रकार के रूप में निराला ने अपने विवेकशील, सतर्क, न्यायनिष्ठ एवं कर्मठ व्यक्तित्व तथा प्रगतिशील जीवन दृष्टि का परिचय दिया है। उस समय जो कार्य प्रेमचंद अपनी कथा साहित्य के माध्यम से कर रहे थे, वही कार्य निराला अपनी संपादकीय टिप्पणियों के माध्यम से कर रहे थे। अगला है निराला का पत्र साहित्य। अगला उपशीर्षक है निराला का पत्र साहित्य। पत्र साहित्य की अगर हम बात करें तो निराला का पत्र साहित्य उनके युग और उनके व्यक्तित्व की प्रामाणिक झांकी प्रस्तुत करता है। इन पत्रों का संग्रह निराला की साहित्य साधना खंड 3 में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया है। निराला रचनावली 8 खंड 8 में निराला के 197 पत्र संकलित हैं। इनमें 108 पत्र आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की पुस्तक निराला के पत्र से और 40 पत्र रामकृष्ण त्रिपाठी के नाम डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना के तीसरे खंड से लिए गए हैं तथा 45 पत्र दुलारी लाल भार्गव के नाम सोहनलाल भार्गव के सौजन्य से प्राप्त हुए हैं। शेष 4 पत्र विनोद शंकर व्यास के नाम सारिका के पत्र विशेषांक से लिए गए हैं। तो अगर हम देखें तो निराला रचनावली का जो खंड 8 है उसमें कुल 197 पत्र संकलित हैं और ये 197 पत्र जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। 108 लिए गए हैं जानकी वल्लभ शास्त्री की पुस्तक निराला के पत्र से, और इसके बाद जो लिया गया है वो है 40 पत्र, यानी 108 के बाद 40 पत्र जो है वो लिए गए हैं रामविलास शर्मा की पुस्तक निराला की साहित्य साधना से। 45 पत्र जो है वो सोहनलाल भार्गव ने दिए हैं 45 पत्र, और 4 पत्र जो हैं वो दिए हैं शारिका विशेषांक से लिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से देखें तो सभी पत्रों को एक जगह समाहित करके खंड 8 निराला रचनावली में सम्मिलित किया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार पत्र संग्रह ऐसा नाटक है जो योजना बनाकर किसी एक कलाकार द्वारा नहीं लिखा गया है। शायद इसलिए वह अनेक नाटकों से अधिक महत्वपूर्ण, अधिक आकर्षक भी है। वह नाटक है, उसमें आंतरिक और बाह्य द्वंद्व का विशद उद्घाटन है, इसमें संदेह नहीं। इसी क्रम में वे आगे कहते हैं, जीवन चित्र का जो भाग यहाँ दिखाई देता है वह लगभग अपने में पूर्ण है। इस अर्थ में पूर्ण है कि यहाँ जो कुछ कहा गया उसकी पृष्ठभूमि को जानने की सामग्री भी यहाँ विद्यमान है। बाहर से दूसरों की कही हुई कहानी लाकर इस नाटक को आरोपित करना आवश्यक नहीं है। निराला की साहित्य साधना 3 भूमिका। निराला के पत्र साहित्य के इस नाट्य मंच पर अनेक पात्र दिखाई पड़ते हैं। यहाँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रसाद हैं, पंत हैं, प्रेमचंद हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं, नवजादिक लाल श्रीवास्तव हैं, शिवपूजन सहाय हैं, विनोद शंकर व्यास हैं, नंद दुलारी वाजपेयी हैं, दुलारी लाल भार्गव हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री हैं और नई पीढ़ी के अन्य अनेक उभरते हुए रचनाकार हैं। पत्रों में मूर्त इन पात्रों का जो रूप हमारे सामने आता है वह चकित कर देने वाला है। सरस्वती में जूही की कली प्रकाशित करने से मना कर देने वाले आचार्य द्विवेदी यहाँ शुभचिंतक अभिभावक के रूप में दिखाई देते हैं। प्रसाद जी को यहाँ बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए देखते हैं। कविता में निराला के प्रतिस्पर्धी पंत जी यहाँ एक निश्चल मित्र की भूमिका अदा कर रहे हैं। आलोचना के क्षेत्र में रीतिकाव्य के समर्थक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र माधुरी में निराला की सभी प्रकार की रचनाएं आग्रहपूर्वक मांग कर प्रकाशित करते हैं। बार बार पत्र लिखते हैं और निरंतर अपना नैतिक समर्थन देते रहते हैं। यह तो बड़ों और समवयस्कों की बात हुई। अभी अगर हम देखें तो निराला के पत्रों में किन किन रचनाकारों का जिक्र आया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रसाद हैं, पंत हैं, प्रेमचंद हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं, नवजादिक लाल श्रीवास्तव भी हैं, शिवपूजन सहाय हैं, विनोद शंकर व्यास हैं, नंद दुलारी वाजपेयी हैं, दुलारी लाल भार्गव हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री हैं और नई पीढ़ी के भी कुछ रचनाकार हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें जो तथ्य उद्घाटित हुआ है वही यह भी कि सरस्वती में जूही की कली
जो रचना है इसको प्रकाशित करने से जो मना कर रहे थे, यानी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने सरस्वती में जूही की कली कविता को प्रकाशित करने से मना किया था, वो भी अभिभावक के रूप में दिखाई देते हैं। प्रसाद जी बड़े भाई के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पत्रों में कविता में निराला के प्रतिस्पर्धी जो पंत जी हैं वो भी मित्र की भूमिका में दिखाई देते हैं। आलोचना के क्षेत्र में कृष्ण बिहारी मिश्र में निराला की सभी प्रकार की रचनाएं आग्रहपूर्वक मान रहे हैं, ठीक है। यानी माधुरी में आग्रहपूर्वक रचनाओं को प्रकाशित कराया गया है निराला की। तो किसने ये आग्रह किया है? वो कृष्ण बिहारी मिश्र ने यह आग्रह किया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो समवयस्कों के बीच भी उनका जो संबंध रहा है वह मधुर रहा है। नई पीढ़ी के लेखकों में अगर हम देखें तो नई पीढ़ी के लेखक उन्हें श्रद्धा और सम्मान के भाव से देखते हैं। कोई उनका सेवक है, कोई चरणाश्रित है, कोई कृपाकांक्षी है और कोई विनीत है। निराला जी उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, अपनी लेखकीय गतिविधियों की सूचना उन्हें देते रहते हैं और निरंतर उनकी गतिविधियों के प्रति सचेष्ट और जिज्ञासु रहते हैं। रामविलास जी को वे आरंभ में प्रिय शर्मा जी लिखते हैं, ठीक है। रामविलास शर्मा जी से उनका जो संबंध है वो देखिए, पहले वो प्रिय शर्मा जी उनको लिखते हैं, फिर बाद में उनको प्रिय डॉक्टर लिखते हैं, फिर प्रिय डॉक्टर साहब। उसी तरीके से केदारनाथ अग्रवाल को भी वो क्या लिखते हैं? प्रिय केदार बाबू लिखते हैं, कभी अग्रवाल जी भी लिखते हैं, प्रिय अग्रवाल जी। शिवमंगल सिंह सुमन को कभी वो प्रियवर लिखते हैं और कभी प्रिय सुमन लिखते हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री को निराला जी कभी जानकी प्रिय वल्लभ जी लिखते हैं और कभी उनको क्या लिखते हैं? प्रिय आचार्य जानकी वल्लभ जी, कभी केवल प्रिय आचार्य लिखते हैं, कभी प्रिय शास्त्री जी। इन सब के प्रति उनका आत्मीय भाव अत्यंत स्नेहपूर्ण है। अब हम निराला जी के पुत्र की बात करें तो पुत्र श्री कृष्ण त्रिपाठी को लिखे गए पत्रों में उनका स्नेह, सिकता, दायित्व बोध देखते बनता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को लिखे गए पत्रों में निराला जी ने अपनी साहित्यिक गतिविधियों का पूरा ब्यौरा दिया है। पहले उन्होंने शर्मा जी के प्रश्नों और जिज्ञासाओं का संक्षेप उत्तर दिया है, उसके बाद अपनी साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी दी है। यहाँ हम निराला जी के 2 पत्र उद्धृत करना चाहेंगे। एक चिरंजीव रामकृष्ण त्रिपाठी को लिखा गया है, दूसरा रामविलास शर्मा को लिखा गया है। एक पत्र में हम पिता निराला को देखेंगे और दूसरे में हम कवि और रचनाकार निराला को देखेंगे। तो सबसे पहले हम रामकृष्ण त्रिपाठी यानी जो उनके पुत्र हैं निराला के, उनको जो लिखे गए पत्र हैं उनको हम देखते हैं। तो पत्र 1 है जिसमें रामकृष्ण त्रिपाठी को लिखा गया है, जो पता है वो दारागंज इलाहाबाद है। निराला जी लिखते हैं, चिरंजीव रामकृष्ण, तुम्हारे दोनों पत्र मिले, समाचार मालूम हुए। कल 30 रुपये तुम्हारे खर्च के लिए भेजे हैं, आज 15 रुपये भेजते हैं। ट्यूशनें कर ली हैं, अच्छा है। जो उद्धृत रुपया है डाकखाने या बैंक में जमा करते रहो। बैंक में एक मुश्त 100 रुपये में से कम नहीं होगा। महीने में इससे अधिक रकम तुम्हारे हाथ आ जाएगी। हम यथा समय तुमको बचा रुपया भेजते रहेंगे। साल भर किताबों की रॉयल्टी मिलने लायक होगी। इस समय रॉयल्टी वाली किताबों के संस्करण समाप्त हैं। लखनऊ आने वाले थे मगर काम से फुर्सत नहीं। प्रेस में कॉपियाँ दे रहे हैं, ज़्यादा घटने पर जाएंगे। तब हमारी किताबें जो पंडित सोमेश्वर नाथ जी वाजपेयी, M.A. मोहन जी, रानी कटरा लखनऊ के यहाँ हैं, देकर अपने पास रख लो। उनमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ग्रंथावली है, 6 भागों में, 3 खंड साहित्य के हैं, 3 उपन्यास के। ये किताबें हमको चाहिए, किसी शनिवार को लेकर चले आ सकते हो। हम पंडित मसूरिया दिन चौधरी घाटिये के मकान में किराए पर रहते हैं, मोतीलाल राजा के किले के पास, जहाँ लड़कियों का विद्यालय लगता है। चौधरी बाबू राजेंद्र प्रसाद को तुम जानते होंगे, कवित्री श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा के पति। उनके यहाँ भी हमारी कुछ किताबें हैं उन्नाव में, उनसे कहकर ले लो। वहाँ हमारी बांग्ला और अंग्रेज़ी की डिक्शनरियाँ हैं जिनका प्रतिदिन काम पड़ता है। चौधरी साहब के युग मंदिर से हमारी 3 किताबें रॉयल्टी पर निकली हैं, बिल्लेसुर बकरीहा, कुकुरमुत्ता, अणिमा। पहली दोनों किताबों के संस्करण समाप्त हो चुके हैं, फिर से छापने के लिए हमने मना किया था। सुना है बकरीहा का संस्करण वे कर रहे हैं, क्या बात है मालूम करके लिखना। वे कटरा विजन बैंक चौक अपनी ससुराल में डॉक्टर साहब के यहाँ सुना है कि इस समय उनसे रॉयल्टी के हिसाब में 150 रुपये ले लो जो वे दें, और सब कुशल है। रुपए नहीं थे, किसानी नहीं चल सकी, तुम्हारे मान की भी नहीं थी। द्विवेदी जी का पत्र यहाँ नहीं आता, अच्छे ही तरह होंगे, हम कलकत्ता आएंगे तो उनसे मिल लेंगे। बागात के बारे में क्या लिखें जब फंसाए हैं। इति सस्नेह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इति वहाँ हमारा कुछ हिसाब बाकी है, वह हम काम करके कुछ महीनों में चुकाएंगे। पंडित रामकृष्ण त्रिपाठी को यह पत्र लिखा गया। दूसरा पत्र रामविलास शर्मा को लिखा गया, दारागंज इलाहाबाद से। प्रिय डॉक्टर साहब, पत्र मिला
समाचार अवगत हुए, टिप्पणी हंस वाली देखी, कुंवर चंद्र प्रकाश की योजनाएं अभिनंदन वाली ज्ञात हुई। देश और विश्व की स्थिति बुरी है, अभिनंदन शोभा नहीं देता। अभी 15-20 साल तक यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। यदि मेरा अंत हो गया तो साहित्य में अभिनंदनीय व्यक्ति का टोटा नहीं रहेगा। मेरे पत्र बहुत साधारण हैं। मेरे साहित्य में साधारणतः लिखे भी मैंने इन्हें गिने आदमियों को हैं। उनमें साधारण जन भी हैं। अधिकांश जनों को आप जानते हैं, सबने संकलन कर रखा है, निश्चय नहीं। पुस्तकों की राइट के बारे में मिलने पर कहूँगा, छुड़ा कर वह राइट जाति को ही दी जा सकती है। मैं लिखने पढ़ने में रहता हूँ, अभी छुटकारा नहीं हुआ है। 3-4 महीने में निकली किताबों से नतीजा मालूम हो जाएगा। कुकुरमुत्ते को फिर से संवारा है, छप रहा है, अब की अकेला है। उर्दू में भी छपेगा। बाकी रचनाएं और कुछ इधर की मिलकर छोटा पड़ा तो कुकुरमुत्ता भी रखकर दूसरा संग्रह नए पत्ते के नाम से निकाल रहा हूँ। इसका भी फारसी अक्षरों में मुद्रण होगा। बेला एक पुस्तिका इधर के गीतों की निकाल रहा हूँ। कुल मैटर नए पत्तों को छोड़कर हिंदी के लिए जा चुका है। विश्ववृक्ष का अनुवाद प्रायः समाप्त है। चोटी की पकड़ पूरी करने के लिए लिखना शुरू करने वाला हूँ। सखी, प्रभावती, बिल्ले सुर बकरिया के भी दूसरे संस्करण की तैयारी हो चुकी है। इन्हीं उलझनों में हूँ, ज़्यादा अभी नहीं घटा। चैत 2 हैं, 1 तक फारिग हो जाऊँगा। साहित्यकार संसद महादेवी जी वाली मेरी चुनी अब तक की कविताओं में श्रेष्ठ रचनाओं का संग्रह निकाल रही हैं। अपरा नाम से कागज़ सिर्फ 250 पृष्ठ की किताब का मिला है। संग्रह मैंने प्रायः आधा लिख दिया है, आधे में निशान लगा दिए हैं। देवी जी अपनी छात्राओं से नकल करा लेंगी। तब तक कुछ किताबें निकल जाएंगी। आपको आँखों का सुख मिलेगा। एक संग्रह महापंत निराला के 100 गीतों का कर रहा हूँ, वहीं से निकलेगा। प्रसन्न हूँ, अकेला बैठा झरोखे से आकाश देखा करता हूँ। आपका निराला ने अंतिम वाक्य यूँ पूरा किया था, जब थक जाता हूँ सोचते सोचते या काम करते करते, तब इसे काट दिया और विराम है के बाद लगाया। उपर्युक्त पत्रों में निराला के व्यक्तित्व को हम पूरी तरह सतर्क और संतुलित पाते हैं। दोनों ही पत्र 1945 के हैं। 16/2/1946 के अपने एक पत्र में श्री रामकृष्ण त्रिपाठी ने रामविलास शर्मा को लिखा था, उनका रहन सहन देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। निहायत गंदे कपड़े, कई दिनों में खाना पकाते हैं, राशन वगैरह के झंझट से सिर्फ साग ही उबाल कर खा लेते हैं। सारा जाड़ा खत्म हो गया है, एक चादर तक ना ओढ़ी, यूं ही काट दिया। रास्ते में चाय पी, कुल्हड़ हाथ में लिए पीते हुए चले जा रहे हैं। लोग हंस रहे थे। उनकी बातें बहुतांश में न समझ सकने वाली होती हैं। रात भर जगते हैं, सोचते हैं, हंसते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सन 1946 से ही निराला का संतुलन बिगड़ने लगा था। इस अपराजयी महाकवि को परिस्थितियों ने किस तरह अस्त व्यस्त कर दिया, ये पत्र इसके साक्षी हैं। गद्य शैली की अगर हम बात करें तो निराला जी की गद्य शैली के प्रमुखतः 6 रूप देखे जा सकते हैं। पहला है विवेचनात्मक गद्य शैली, दूसरा है विचारात्मक शैली, तीसरा है वर्णनात्मक शैली, चौथा है काव्यात्मक शैली, पांचवा है व्यंग्यात्मक शैली, छठा है वक्तृता शैली। पहला देखते हैं। विवेचनात्मक शैली में लेखक ने काव्य के सूक्ष्म तत्वों के सौंदर्य का प्रकाशन करना चाहा है। निराला ने जहाँ अपनी कला की व्याख्या या अन्य कवियों की समीक्षा की है, वहाँ प्रायः इसी शैली का प्रयोग हुआ है। विवेचन के क्रम में प्रायः निराला जी ने तुलनात्मक आलोचना का आधार लिया है। पहले उन्होंने विवेच्य प्रसंग का सामान्य अर्थ कर लिया है, इसके बाद काव्य कला के एक एक तत्व की परख की है। एक उदाहरण देखिए। इन पंक्तियों में सरसता का समुद्र लहरा रहा है। भावुक कवि राधिका के पूर्वराग में भावुकता को ही परिस्फुट कर रहा है। वह सौंदर्य नहीं देख रहा है। जिस तरह उसके हृदय में आवेश है, उसी तरह राधिका के भी हृदय में। भाषा अत्यंत ललित, अत्यंत मधुर, हृदय को पार कर जाने वाली सौंदर्य की एक बहुत ही बारीक रेखा हो रही है। कहना ना होगा कि इस विवेचन में आश्चर्यत्व की गुरुता कम, कवि की भावुकता एवं सौंदर्य बोध अधिक है। विचारात्मक गद्य का स्वरूप अधिक संयत है, उसमें बुद्धि की प्रेरणा और चिंतन का प्राधान्य झलकता है। एक नमूना देखिए। मनुष्यों के समाज में अधिकार समस्या शायद सृष्टि के आरंभ से है। बाहरी संसार को देखने के साथ साथ शायद स्वभावतः यह अधिकारवाद मनुष्यों में पैदा हुआ था। यदि इसी अधिकार को व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो मालूम होगा मनुष्य जाति की सभ्यता का मूल भी यही है। जड़ और चेतन अधिकारों में ही मनुष्यों का इतिहास, दर्शन, समाज, साहित्य, राजनीति और विज्ञान आदि हैं। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग प्रायः उपन्यासों में किया गया है। वर्णन भी 2 प्रकार के हैं, सामान्य वर्णन एवं चित्रात्मक वर्णन। उपन्यासों में कहीं कहीं संवाद शैली के भी सुंदर उदाहरण मिलते हैं। चित्रात्मक वर्णन एक दूसरा
और सुंदर उदाहरण देखिए। सूरज डूब गया, बिल्लेसुर की आंखों में शाम की उदासी छा गई, दिशाएं हवा के साथ साएं साएं करने लगी, नाला बहा जा रहा था जैसे मौत का पैगाम हो। लोग खेत जोतकर धीरे धीरे लौट रहे थे, जैसे घर की दाढ़ के नीचे दबकर पिसकर मरने के लिए। चिड़ियाँ चहक रही थी, अपने अपने घोंसले की डाल पर बैठी हुई रो रो कर साफ कह रही थी। रात को घोंसले में जंगली बिल्ली से हमें कौन बचाएगा, हवा चलती हुई इशारे से कह रही थी। सब कुछ इसी तरह बह जाता है। संपूर्ण प्राकृतिक दृश्य में एक करुण उदासी व्याप्त है। यह उदासी आज के गांवों और ग्रामीणों की उदासी है। एक प्रकार के अवसाद, निराशा, आशंका की मलिन छाया ने संपूर्ण चित्र को बैंक लिया है। संपूर्ण चित्र को बैंक लिया है। एक सेकेंड है, ढक लिया है, ठीक है, सॉरी, ढक लिया है। काव्यात्मक गद्य शैली का नमूना तो स्तर स्तर पर देखा जा सकता है। रेखा चित्रों को छोड़कर अन्य सभी उपन्यासों में काव्यात्मक गद्य खंडों की भरमार है। काव्यात्मकता का आधार प्रायः मनोभावों के चित्रण, अंतर्द्वंद या सौंदर्य चित्रण में लिया गया है। एक नमूना देखिए। युवती के मनोभावों की सुख स्पर्श उधेड़ बूंद में कुमार को बड़ी देर हो गई। रात काफ़ी बीत चुकी थी, पर ना पी हुई उस मधु को एक बार पीकर बार बार पीने की प्यास बढ़ती गई। आंखें ना लगी उन विरोधी भावों में प्राणों के पास तक पहुंचने वाली इतनी शक्ति थी कि वह स्वयं उसकी धीरे धीरे प्राणों को आवृत करने वाली कोमलता से मिलता हुआ परास्त हो गया। निरुपमा की यह पंक्ति उद्धृत है। आवेश में आने पर निराला जी अपने निबंधों में वक्ता का रूप ले लेते हैं और उनकी गद्य शैली भाषण शैली जैसी हो जाती है। देखिए, जनेऊ के समय के दंडधर ब्राह्मण बालक का दंड कहाँ चला गया, नहीं रखने की इच्छा तो वह स्वांग क्यों। यह भारतीयता और शालीनता समाज के सर्वोच्च कृत्य का एक विकसित रूप है। इसी तरह की और बातें हैं जहाँ स्वभावतः मन विद्रोह कर बैठता है। निराला जी के व्यंग बड़े मार्मिक होते हैं। कहीं कहीं वे पात्रों का परिचय व्यंग्यात्मक शैली में देते हैं और कहीं कहीं पूर्ण परिस्थिति को ही व्यंग्यात्मक बनाकर उपस्थित कर देते हैं। एक पात्र का व्यंग्यात्मक परिचय देखिए। सुरेश के पिता योगेश बाबू 55 पार कर चुके हैं। गृहस्थी की झंझटों से फुर्सत पाकर घर रहकर योग साधना किया करते हैं। ध्यान सदा सुरेश पर रहता है कि नवयुवक गृह युद्ध के दावपेच भूलकर सहानुभूति में कहीं बहक ना जाए। निराला जी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसका विषयानुकूल स्वरूप परिवर्तन है। उसका सबसे अधिक प्राणवान रूप रेखा चित्रों में देखा जा सकता है। कलाकार की मनोभूमि ग्राम्य जीवन से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। उसका व्यक्तित्व विभिन्न पात्रों में बढ़ जाता है और वह उन्हीं की वाणी में बोलने लगता है। महादेवी की रेखा चित्रों में जहाँ एक प्रकार का शालीनता युक्त कलात्मक गद्य का स्वरूप मिलता है, वहाँ निराला के गद्य में लोक जीवन की पूर्ण व्यंजना हुई है। ठेठ अवधि के शब्दों बकरीहा, लग्गा, उकहूँ, खड़िका, लघुसी, डुरई, उर्दू, खटोला, बरतौनी, आग भभुका, तिंगूर, बौड़ी, अग्रासन, कोलिया तथा मुहावरों डोरे डालना, लासा लगाना, दूधो पूतो फलना, अर्थाकर पूछना, दूध का धोया होना, सिटपिटाना का यथास्थान सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रत्येक पात्र अभिनयात्मक ढंग से जीवन के समस्त अनुभवों को जीवा पर रख कर बोलता है। लोक विश्वास, लोक चातुर्य तथा लोक जीवन के सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों की व्यंजना सर्वत्र हुई है। वस्तुतः निराला जी के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा अंश अप्रकाशित रह जाता है। यदि ये रेखा चित्र न लिखे गए होते, उनके समस्त गद्य साहित्य में उनके व्यक्तित्व का प्रकाशन हुआ है। मूल्यांकन अब हम देख लेते हैं। आखिरी टॉपिक है ये। निराला जी के गद्य साहित्य का समुचित मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है। निराला के उपन्यासों को आलोचकों ने विशेष महत्व नहीं दिया है। डॉक्टर चंडी प्रसाद जोशी ने अपने हिंदी उपन्यासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करते हुए कुछ सामाजिक समस्याओं के समाधान के संदर्भ में निराला का महत्व प्रतिपादित किया है। उनकी दृष्टि में निराला ने सही समाधान दिया है और अन्यों से पहले दिया है। बिल्लेसुर बकरीहा के प्रकाशित होने पर डॉक्टर नगेंद्र ने निराला की इस अनुपम गद्य कृति की कला को सही ढंग से परखा था। उन्होंने कहा था, प्रगति की ओर झुका होने पर भी लेखक कहीं ना कहीं जीवन के संघर्ष का उद्घोष करता है, ना कहीं बिल्लेसुर की रचनात्मक शक्तियों अथवा उसकी सामाजिक फिलॉसफी का प्रचार ही करता है और ना कहीं शोषक वर्ग का काला चित्र खींचकर शोषित वर्ग के इस प्राणी के लिए करुणा का ही संचार कराता है। इन सभी तत्वों को उसने बड़े सहज ढंग से अप्रत्यक्ष रूप में बिल्लेसुर के व्यक्तित्व में ही समन्वित किया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कुल्लीभाट, बिल्लेसुर बकरीहा या इसी पद्धति की अन्य कृतियों में निराला की निर्वैयक्तिक शैली उनकी कला को उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करती है। हिंदी साहित्य में निर्वैयक्तिक शैली में कथात्मक जीवन चरित्र अंकित करने की भारी भरकम घोषणा श्री अज्ञे ने शेखर एक जीवनी के माध्यम से की थी, लेकिन अपनी इस कृति में वे स्वयं भी चित्रित हो गए हैं।
निराला की निर्वैयक्तिकता, सौदेश्य, हास्य सृष्टि, यथार्थ को परखने की गहरी दृष्टि और ग्रामीण परिवेश एवं स्थानीय रंगत को सजीव करने की अद्भुत क्षमता आदि विशेषताओं ने उनकी कला को अन्यतम बना दिया है। निराला का निबंधकार और आलोचक रूप भी कम महिमा में नहीं है। उनके निबंधों में उनकी सुरुचि, दृष्टि की विराटता, निर्भीकता, तत्वान्वेषण और अभिव्यक्ति क्षमता के दर्शन होते हैं। निराला ने यदि आलोचना लिखी होती तो छायावादी काव्य का उनसे बड़ा आलोचक दूसरा न होता। पंत और पल्लव जिसने पढ़ा है वह निराला की उत्तेजक और तीखी आलोचना शैली को भूल नहीं सकता। माना कि यह आलोचना ध्वंसात्मक है, फिर भी निराला का रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का व्यापक और गंभीर अध्ययन इसमें स्पष्ट परिलक्षित होता है। जहाँ कहीं स्वस्थ मन से निराला ने पंत की कविता का मूल्यांकन किया है, वहाँ उनके सुझाव मार्मिक हैं। भाषा की कोमलता, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता, उसमें मर्मस्पर्शी शब्द गुम्फन के लिए अपेक्षित अतलवर्ती शब्द छाया का बोध निराला की अपनी विशेषताएं हैं। इन्हीं के मानदंड पर उन्होंने पंत जी की भाषा और भावाभिव्यक्ति पर कड़ा प्रहार किया है। निराला जी ने पल्लव की रचनाओं की मधुरता को स्वीकार करते हुए उन्हें बाल रचनाएं कहा है, पंखड़ियाँ को खोलने की चेष्टा बताया है। निराला का यह कथन गलत नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें तथ्य और तत्व दोनों हैं। निराला के इस आलोचक रूप का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। वस्तुतः उनका कवि सबके मानस पर सहसा छा गया है। उसकी विराटता से हिंदी पाठक का अभिभूत हो गया है। निराला की गद्य कृतियाँ दृष्टिपथ से ओझल हो गई हैं। निस्संदेह निराला का गद्य साहित्य महत्वपूर्ण है और अब उसका वैशिष्ट्य आलोचकों पर प्रकट होने लगा है। तो यहाँ तक हमारा था आज का यह टॉपिक। अगले जो रचनाकार हैं वो सुमित्रानंदन पंत है और इनसे संबंधित जो तथ्य हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।